नमस्कार। तो पिछले 28वें अध्याय के अंदर अपन ने देख लिया था कि किस तरह किंग्स लैंडिंग की जो सिटी है वो अब ब्लैक्स के पास में आ जाती है। वो जो सारी मौतें हो रही थी वो सारे भी हाउस लॉर्ड के सैनिक और परकिंग द फ्ला इसके गटर नाइट्स कर रहे थे। लास्ट में जाकर किंग एगोन मर जाता है और एलिसेंट को वापस बंदी बनाकर जेल में डाल देते हैं। इधर 2 दिन के बाद में रिवरलैंड्स की सेना भी जस्ट किंग्स लैंडिंग के गेट के बाहर आके खड़ी हो जाती है। उनको समझाने बुझाने के लिए लॉर्ड कोलोस लैंड जाते हैं और अपने साथ में एगोन को भी ले जाते हैं। तो कथा यहाँ से चल रही थी। तो वीडियो को करते हैं शुरू बिना किसी भी हाउस ऑफ ड्रैगन किसी भी शो के स्पॉइलर के, क्योंकि डांस ऑफ ड्रैगन के बाद में तो हाउस ऑफ ड्रैगन भी नहीं बनना चाहिए। रिवरलैंड की सेना थोड़ी टुकड़ों में थी, पूरे के पूरी वो कर्मिट टली के कमांड में नहीं चलती थी। मतलब कि इसकी रेस्पेक्ट तो थी सबके अंदर, लेकिन इतनी भी नहीं जितनी नॉर्थ के लोगों की क्रिगेन स्टार्क के प्रति होती है, जो सारे के सारे लोग उसकी बात मानते हैं। और वैसे भी अभी इसकी एज ही कितनी थी, केवल 19 साल का कर्मिट टली। जब नॉर्थ के लोगों ने इसको पहली बार देखा था तो वो कहते थे कि ये तो किसी समर ग्रास की तरह ग्रीन है। इसके एक छोटा भाई भी होता है जिसका नाम होता है ऑस्कर। नॉर्थ के लोग उसके बारे में बोलते हैं कि वो तो कुछ ज़्यादा ही ग्रीन है। जब मडी मेस यानी कि बैटल ऑफ किंग्स रोड हुआ था, वहाँ पर इस ऑस्कर ने लगभग 3 बड़े बड़े नाइट्स को मार दिया था जो ग्रीन्स की सेना के थे। तो इसी खुशी के अंदर ऑस्कर को वहाँ पे नाइट की पदवी मिल जाती है। और लड़ने वगैरह में तो ये अपने बड़े भाई से भी तगड़ा होता है। जैसे नॉर्थ के अंदर स्टार्क से, वेस्टरलैंड्स के अंदर लेनिस्टर से, वैसे ही जो रिवरलैंड का इलाका है यहाँ पर हाउस टली है। एगोन कॉन्क्वेस्ट के टाइम पर एगोन इनको लॉर्ड पैरामाउंट ऑफ ट्राइडेंट बना के गया था, यानी कि पूरा का पूरा रिवरलैंड इनके कंट्रोल में होना चाहिए। पर हमेशा से सिचुएशन ऐसी नहीं रही है। 1 या 2 बड़े टलीस के लॉर्ड्स को छोड़ देवे तो इनके जितने भी जो वेसल लॉर्ड्स होते थे वो कभी इनसे ज़्यादा पावरफुल भी हो गए थे। उनके पास में ज़्यादा सेनाएँ थी, ज़्यादा पैसा था, यहाँ तक कि इनकी डबल सेनाएँ उनके पास में थी। ये सारे हाउसेस हाउस टली के वेसल लॉर्ड्स से, यानी कि उनके अंडर में आने वाले, लेकिन इनके पास में हाउस टली से भी ज़्यादा ज़मीनें हैं और ज़्यादा पैसे हैं। हाउस ब्रेकेंस ऑफ द ब्लैकवुड, हाउस वेंसेस, हाउस फ्रेज, इन तीनों हाउसेस के पास में टली हाउस के कंपेयर में भी ज़्यादा ज़मीनें हैं। और हाउस मेलिस्टर के पास में तो बहुत अच्छी हिस्ट्री है। उनके जितने भी लोग थे पुराने, वो बहुत अच्छे अच्छे वॉरियर थे टलीस के कंपेयर में भी। मेटोन्स ऑफ द मेडनपुल, ये टलीस से ज़्यादा पैसे वाले थे। और जिस किसी हाउस के पास में हेरनोल आता था, हेरनोल का किला तो टलीस के रिवरन से भी बड़ा था। तो अगर तुम समझ रहे हो तो रिवरलैंड्स का जो भी एरिया है, यहाँ पर सबसे पावरफुल टलीज है, तो इनके पास में सब कुछ ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इनके वेसल लॉर्ड्स का रुतबा इनसे भी भारी दिखता था। परंतु अब समय बदल चुका है। शायद यंगर जनरेशन्स जो है, कर्मिट टली और उसका भाई ऑस्कर, ये समय को बदल देवे। लोग इन दोनों भाइयों के बारे में बोलते हैं कर्मिट टली तो बहुत अच्छा वॉर लीडर है, और जो ऑस्कर है उसके कंपेयर का उस एज के अंदर कोई भी वॉरियर नहीं हो सकता। इन दोनों के अलावा ट्राइडेंट की तरफ से एक और नौजवान लड़का भी आया था जिसका नाम था ब्लडी बैन ब्लैकवुड। जब ये केवल 13 साल का था, जिस उम्र के अंदर नॉर्मल राजकुमार तो स्क्वायर बनते, उसी समय पर बर्निंग ऑफ मिल हुआ था और उसके अंदर एमोस ब्रेकन ने इसके पिता सैमुएल ब्लैकवुड को मार दिया था। उसके बाद में सारे हाउस की जिम्मेदारी, सेना को संभालना, सारी जिम्मेदारी इसके कंधों पे आ जाती 13 साल की उम्र में ही। शुरुआत में कुछ लोग बोलते कि ये जिम्मेदारी बुढ़े आदमी को दे देते, जब तुम्हारी एज होएगी तब तुम संभाल लेना, लेकिन ये मना कर देता है। फिर उसके बाद में क्या था, जहाँ पर भी हाउस ब्लैकवुड की सेना जाती थी वहाँ पर यही कमांड करने के लिए जाता था। जब फिशफिट के वहाँ पर ब्लैक्स ने लेनिस्टर्स को घेर के मार डाला था, वो सारा सीन देख के तो ये रोने भी लग गया था। शायद ये इसकी वो पहली लड़ाई थी। इसके अलावा अगर तुम्हें याद हो तो हेरनॉल के अंदर क्रिस्टन कोल और एमंड रहते थे। उस टाइम पर यही रिस्क लेके सबसे पास में हेरनॉल के जाता है और उसके बाद में हेरनॉल के पास के जितने भी विलेजेस होते उसके अंदर अपने सैनिकों को डिप्लॉय कर देता है। अगर तुम्हें याद हो तो क्रिस्टन ने कुछ एक ऐसे लोगों को भेजा था जो आसपास के गांवों में कहीं खाने का हो तो लेके आ जाओ, तो ये वही बंदा था जिसने उन सैनिकों को मरवाया। सेकेंड बैटल ऑफ थंबलटोन मडी मेस के अंदर भी ये प्रेजेंट था। मडी मेस में तो हाउस बेराथन के बिल्कुल जंगलों में से आके एक साइड से अटैक करता है, वो यही बंदा होता है। लोगों ने इसके नाम के अंदर ब्लडी लगा दिया, शायद ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा वॉरियर होगा इसलिए। ये लगभग 13-14 साल का होगा, एक लंबा सा नौजवान राजकुमार। जितने भी लोग ब्लैक्स की सेना में थे उनमें से ऐसा कोई भी नहीं कह सकता कि इससे बेटर आज तक हमने 13 साल की उम्र में किसी को लड़ते हुए देखा है। और शायद इसी वजह से इसके नाम के अंदर ब्लडी आ गया। रिवरलैंड्स की सेना के अंदर कई सारे लॉर्ड्स, वेसल लॉर्ड्स, नाइट्स नए नए उभर के आए थे। इनमें से कई सारे उम्र और बुद्धिमानी दोनों में ही दोनों टलीज, ऑस्कर टली और कर्मिट टली, इसके अलावा ब्लडी बैन ब्लैकवुड इनसे ज़्यादा थे। लेकिन मडी मेस के वहाँ पर जो इन्होंने अपनी एक इमेज को राइज किया, इतने अच्छी तरीके से ये लड़े थे, उसकी वजह से इन तीनों राजकुमारों का एक अलग ही लेवल बन गया। और उसके बाद में लोग इनको प्यार से द लेट्स कहने लगे। तो ये वर्ड बाद में भी आएगा। द लेट्स को तुम कलेक्टिवली समझना कि दोनों कर्मिट टली, ऑस्कर टली है, और उसके बाद में ब्लडी बैन ब्लैकवुड, ये नौजवान लड़के, इन सबको द लेट्स बोलते हैं।
रिवरलैंड की सेना के अंदर 2 औरतें भी उभर के आई थी, जिनमें से एक का नाम था एलिसन ब्लैकवुड, जिसको ब्लैक एले के नाम से भी जाना जाता है, और जो कि एक बहुत अच्छी तीरंदाज थी। अगर ये रिश्ते में देखें तो ब्लडी बहन की बुआ है, और जो सैमुअल ब्लैकवुड नहीं था, उसका पिता मर गया था, उसकी बहन है। इसके अलावा दूसरी जो औरत थी उसका नाम था शबीता फ्रे, जो कि लेडी ऑफ हाउस फ्रे है। लेडी फ्रे के वैसे कोई लड़का नहीं होता है, और इसका पति तो बहुत पहले ही मर चुका है। इसकी केवल एक लड़की होती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो थोड़ी बॉयज टाइप की है। वह लड़की बाकी राजकुमारियों की तरह मखमली कपड़े पहनने की बजाय सैनिकों के कवच पहनती है, जिसे लड़कों को मारने में मजा आता है और औरतों को किस करने में। परंतु ये बातें मशरूम ही कहता है, तो कितनी सच है कितनी झूठ ये मशरूम ही जाने। अब वैसे तो लॉर्ड कोलस वल्ड्रियन, इनको कौन नहीं जानता। ब्लैक्स की तरफ से सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट किसी ने रेनिरा को किया होगा तो वो लॉर्ड कोलस वल्ड्रियन ही थे। लेकिन बीते कुछ टाइम के अंदर इन्होंने ऐसे कुछ कांड कर दिए जिसकी वजह से रेनिरा ने तो इनको जेल के अंदर डाल दिया। उसके बाद में ये ग्रीन्स के साथ में मिल गए थे, तो कहीं न कहीं ब्लैक्स के अंदर इनके प्रति थोड़ी रेपुटेशन कम हो गई थी। जब रिवरलैंड्स की सेना आई थी तो ये सारे इसी प्लान के अंदर थे कि किंग्स लैंडिंग के ऊपर हम अचानक से जाके अटैक करेंगे और पूरी कब्जा लेंगे। वहाँ पर जो भी सैनिक आएंगे सबको मार डालेंगे। लेकिन यहाँ पर आके देखते तो कोलस वल्ड्रियन पहले से गेट खोल के इनके सामने स्वागत में खड़े हुए हैं, तो इस चीज़ ने ब्लैक्स को थोड़ा डिसअपॉइंट भी कर दिया। ब्लडी बैन और उसकी बुआ ब्लैक एले ये दोनों तो बोलते कि एगोन को इस तरह से नहीं मारना चाहिए था। वैसे भी हम सब आ ही रहे थे, हम लड़ने को तैयार थे। उसको जिसने भी पॉइजन दिया, पॉइजन एक कायरो का हथियार है। हमें हमारी रानी के लड़के के लिए जीत के किंग्स लैंडिंग को लेना था। परंतु वो अब कुछ नहीं हो सकता था। किंग्स लैंडिंग के अंदर सारे गेट्स खुले हुए थे और सारे लोग ब्लैक्स की सेना का स्वागत कर रहे थे। एक के बाद में एक रिवरलैंड्स के लॉर्ड्स और उनकी सेना सिटी के अंदर आ रही थी और लोग सब खुशियाँ मना रहे थे। सारे लॉर्ड सिटी में आने से पहले वहाँ पर जो एगोन द यंगर खड़ा हुआ था उसके सामने अपने घुटने टेक रहे थे और गर्दन झुका के उसको अपना राजा घोषित कर रहे थे। अब तुम्हें याद हो तो एगोन सेकंड जब आया था तब उसके लिए सिटी में कोई इतना बड़ा जश्न वश्न कुछ नहीं हुआ था। लोग यहाँ तक कि अपने घर से बाहर ही नहीं आए थे उसका स्वागत करने के लिए। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन डिफरेंट थी। रिवरलैंड्स के लॉर्ड्स का अलग ही नेक्स्ट लेवल स्वागत हो रहा था। सारे के सारे लोग अपनी खिड़कियों से झांक रहे थे, ऊपर छतों पे चढ़े हुए थे और वहाँ से जोर जोर से जयकारे लगा रहे थे। इनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे थे। जो खूबसूरत नौजवान लड़कियाँ होती है वो आगे की तरफ से दौड़ के आ रही थी और जो रिवरलैंड्स की नाइट सेना जो चल रही थी गलियों के अंदर उनके जा के किस कर रही थी। किस इसलिए क्योंकि इन्होंने हमको बचा लिया, ग्रीन से हमको बचा लिया, यही हमारे सेवियर है मसीहा, इसलिए। अब मशरूम कहता है कि भले ही इतना अच्छा स्वागत हो रहा हो लेकिन इसके पीछे लैरा स्ट्रॉन्ग ही है। लैरा स्ट्रॉन्ग ने इन सब लोगों को ज़बरदस्ती बोला कि तुम उनका स्वागत करना, बाकी तुम्हारे लिए भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए ये लोग स्वागत कर रहे थे। बाकी इनको क्या लेना देना ब्लैक्स की सेना से। जब ग्रीन्स भी आए थे तो इन्होंने कौन सा स्वागत किया था। अब तुम्हें याद हो तो जो पुरानी गोल्ड क्लॉक थी जब रेनिरा के टाइम पर, वो तो सारी बर्बाद हो गई थी ड्रैगन पिट के वहाँ पर, और ऐसे ही जो सिटी के अंदर दंगे हुए थे उसके अंदर। इसके बाद में जब एलिसेंट और एगोन सेकेंड पावर के अंदर आए थे तब ये आयरन थ्रोन के ऊपर थे, तब एक नए गोल्ड क्लॉक्स का गठन किया था। तो फिलहाल अभी सिटी के अंदर वो ग्रीन्स वाली गोल्ड क्लॉक्स होती है। लेकिन जैसे ही रिवरलैंड्स के सारे सेना आती है अंदर की साइड में तो ये अपने सारे जो स्पेयर्स होते बालों को नीचे झुका देते, गर्दनें नीचे झुका के उनके सामने हार मान लेते। अब वो जब लेट्स रेड किप के अंदर आते हैं तो जो एगोन सेकंड की लाश होती है वो आयरन थ्रोन से थोड़ी सी नीचे पड़ी हुई होती है। अब मैं वापस बता देता हूँ लेट्स क्या है। एक तो कर्मिट टली है, एक उसका छोटा भाई ऑस्कर है और तीसरा वो ब्लडी बैन। इन दोनों नौजवानों को लेट्स कहा जाता है कलेक्टिवली। एगोन सेकंड की लाश से थोड़ी सी दूर उसकी माँ एलिसेंट हाईटावर होती है जो जोर जोर से रो रही थी। वहीं राजसभा के अंदर बहुत सारे ग्रीन्स के पहले से लोग भी थे, जैसे कि लैरा स्ट्रॉन्ग, ग्रैंड मास्टर ओरवेल, परकिंग द फ्ला, सेप्टन यूस्टेन, सर गेल्स और उनके 4 किंग्स गार्ड, कई सारे छोटे मोटे लॉर्ड्स। लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता है, सब शांत रहते हैं। केवल ग्रैंड मास्टर ओरवेल बोलते अब ये सिटी आपकी है। अब किंग्स लैंडिंग तो ब्लैक्स के पास में आई गई थी, लेकिन क्राउन लैंड्स के अंदर और भी ब्लैक्स ने कई सारी जगह जीती है। अब तुम्हें अगर पुरानी स्टोरी याद हो तो एगोन सेकंड के टाइम पर ड्रैगन स्टोन एगोन के पास में आ गया था। इसके बाद में रोफ से स्टोकवर्ती, डुशकेंडल, उन सारों को उसने बराथियन की सेना भेज के जीत लिए थे। तो फिलहाल ये सारे अभी ग्रीन्स के थे। जो पिछले अध्याय के अंदर अपन ने देखा था हाउस एरन की जो ब्रावोशी शिप्स थी, इसके अलावा हाउस विलरन की फ्लीट्स, ये दोनों जब आमने सामने आ गई थी इनके बीच में सी बैटल हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। चुपचाप हाउस विलरन उनको रास्ता दे देते और जो ब्रावोशी शिप होती है वो पहुंच जाती है मैदनपुल के यहाँ पे। हाउस एरन का कमांडर कॉर्वेन कोब्रे और इसका भाई, इन दोनों का काफ़ी अच्छा स्वागत होता है मैदनपुल के अंदर।
और जो मैडनपुल पहले ग्रीन्स का होता है वो अब आराम से चेंज कर लेता है अपनी साइड और वापस से ब्लैक्स का हो जाता है। इसके अलावा जो आधी सेना होती है हाउस एरन की वो जाती है डुस्केंडल और वहाँ के भी जो लॉर्ड्स होते हैं वो आराम से इनके सामने घुटने टेक देते हैं। मैदनपुल और डुस्केंडल ये पहले से रेनिरा के ही थे लेकिन बीच में वापस ग्रीन्स के हो गए थे और अभी वापस ब्लैक्स की आर्मी आई है तो वापस ब्लैक्स के हो गए। तो यहाँ पर बिल्कुल किसी को कुछ भी लड़ना वड़ना पड़ा नहीं। उल्टा इन हाउसेज ने हाउस एरन की जो सेना थी उनको अच्छा खासा फेस्ट खाना वाना खिलाया और उनका स्वागत किया। परंतु एक जगह थी वहाँ पर ग्रीन्स के कुछ ज़्यादा ही लॉयल थे और वो लोग आराम से झुके नहीं। हाउस वुलन की शिप्स जो ड्रिफ्ट मार्क और गुलेट के वहाँ पे खड़ी थी वो सीधा जाती है ड्रैगन स्टोन। लेकिन अगर तुम्हें याद हो तो ड्रैगन स्टोन तो पूरा ग्रीन्स का था लास्ट टाइम, तो यहाँ पर इनके सारे जो गेट्स होते हैं वो बंद कर देते हैं और हाउस वुलन की फ्लीट्स बार की बारी खड़ी रहती है। अब क्या होता है कि ऐसे ही 2 दिन तक ऐसे ही चलता है, 3 दिन तक ऐसे ही बाहर की साइड में हाउस वुलन के सैनिक घेराव करके खड़े रहते हैं लेकिन कुछ मतलब निकल रहा नहीं होता है। इसके बाद में जो तीसरी रात होती है उसके अंदर जो अंदर के सारे कुक्स होते हैं और नॉर्मल वर्कर्स होते हैं वो सारे विद्रोह खड़ा कर देते हैं और जो कोई भी ग्रीन्स को सपोर्ट कर रहा होता है उसको रातों रात ही मार डालते या फिर उसको बंदी बनाकर ये जो हाउस वुलन का एडम वुलन होता है इसके सामने ले जाते हैं। तो कुल मिलाकर 3 दिनों के बाद में एडम वुलन ने ड्रैगन स्टोन को जीत लिया है और ये भी वापस ब्लैक्स का हो गया है। कुल मिलाकर पूरा का पूरा क्राउन लैंड्स यहाँ के आसपास की सारी जगह सब के सब वापस ब्लैक्स के हो गए। इधर किंग्स लैंडिंग के अंदर भले एगोन सेकेंड टारगेरियन एक ग्रीन्स और विद्रोही आदमी हो लेकिन वो एक टारगेरियन था इसलिए उसको जला दिया जाता है और इस तरह उसका दाह संस्कार कंप्लीट होता है। मशरूम हमें बताता है कि सिटी कुछ ज़्यादा ही खुशी के अंदर थी। हर कोई सोच रहा था कि अब बिल्कुल सब कुछ परफेक्ट होने वाला है। एगोन हिल के ऊपर एगोन द यंगर का कोरोनेशन रखा गया, राज्याभिषेक। उसको देखने के लिए किंग्स लैंडिंग के लोग अलग ही दारू वारू पी के खुशी में वहाँ पर इकट्ठे हुए। एगोन का कोरोनेशन तो बड़ा ही धूमधाम से होता है, लोग भी सारे खुश होते हैं। थोड़े दिनों के बाद में एगोन और जहरा की शादी भी होने वाली है और इस तरह वेस्टरोस में एक शांति का माहौल आ जाएगा। हर कोई बंदा ये प्रिडिक्ट कर रहा था और इसीलिए अलग ही खुशी में थे सब। इसके बाद में किंग्स लैंडिंग से रेवंस जाते हैं ओल्ड टाउन, द रीच, कास्टली रॉक और वहाँ के लॉर्ड्स और लेडीज़ को बोलते हैं कि अपने असली राजा के सामने आओ और अपने घुटने टेको। तुम्हें पूरी तरीके से माफ़ कर दिया जाएगा, तुम्हारी सारे वॉर की गलतियाँ माफ़ हो जाएगी। फिलहाल तो किंग्स लैंडिंग के अंदर एक क्वेश्चन बड़ा ही उभर के आ रहा था, वो यह था कि एलिसेंट हाईटावर क्या इसको मार डालना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि ये एगोन की माँ थी और इसने बहुत सारे पाप कर्म भी किए। परंतु अब इसका क्या भविष्य है वो तो अपन को 15 दिनों के बाद में पता चलेगा। तो एगोन का ऐसे कोरोनेशन हो जाता है। रिवेलेंट्स की सारी सेना किंग्स लैंडिंग के अंदर रहती है। वो तीनों नौजवान राजकुमार और बाकी सारे ब्लैक्स के लोग भी एगोन द यंगर की बहुत रेस्पेक्ट करते होते हैं। वो बात अलग है कि एगोन थोड़ा शांत वांत रहता है, किसी से कुछ बोलता नहीं है। तो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा होता है, किसी को कुछ मारा नहीं जाता है, केवल एलिसेंट को जेल के अंदर डाल देते हैं, बाकी सबका कुछ नहीं करते हैं। तो ये सारी पीसफुल दिन लगभग 15 दिनों तक चलते हैं। इसके बाद में सर्दियाँ आ जाती है, यानी कि विंटरफेल के जो स्टार्क्स होते हैं वो किंग्स लैंडिंग पहुँच जाते हैं। क्रिगियन स्टार्क और उसके पूरे की पूरी नॉर्थ की सेना किंग्स लैंडिंग के बाहर आके खड़ी हो जाती है। अब उनको सिटी में आने से कौन रोक सकता है, वो भी ब्लैक्स के लोग ही है और अपनी रेनिरा के ही है। तो फिर सारे गेट्स खुल जाते हैं उनके सामने और आराम से सेना अंदर की तरफ आती है। लेकिन एक बात अजीब होती है, इनका कोई स्वागत वागत नहीं होता है और शायद इनको स्वागत की ज़रूरत भी नहीं होगी, क्योंकि स्वागत तो उन रिवेलेंट्स के पीसफुल लोगों को पसंद था जो इतने दिनों से शांति मेंटेन कर रहे थे। क्रिगियन स्टार्क तो अलग ही मूड के अंदर आया था। लॉर्ड स्टार्क ने आते ही किंग्स लैंडिंग के अंदर जो रिवेलेंट्स के लोग इतनी शांति प्रिय वाली बातें कर रहे थे वो सारी इसने तोड़ दी। वैसे तो क्रिगियन स्टार्क वो जो तीनों लेड्स नहीं थे, तीनों राजकुमार, उनसे ज़्यादा कुछ एज के अंदर था नहीं, लेकिन फिर भी ये एक नॉर्थ का स्टार्क था और शायद स्टार्क्स ज़्यादा जल्दी ग्रो होते हैं। दिखने में ये बिल्कुल फुल मैच्योर था, जबकि वो तीनों राजकुमार अभी भी थोड़े छोटे दिखते थे। इसके आते ही उन तीनों राजकुमारों का जो लेवल था, जो रेपुटेशन थी, वो धीरे धीरे कम होने लगी और जो सारा सेंटर पावर होती है वो क्रिगियन स्टार्क के पास में आने लगी। ब्लडी बैन ब्लैकवुड, जो कि अपने आप को मर्डी मैच के बाद में एक अच्छा खासा वॉरियर और फुल ग्रोन आदमी समझने लग गया था, जब भी वो क्रिगियन स्टार्क को देखता था तो उसको लगता था कि मैं अभी भी 13 साल का ही हूँ। अपना रियल लेवल उसको पता चल जाता था। वो दोनों टलीस के राजकुमार कर्मिट टली और उसका भाई ऑस्कर टली, ये दोनों तो गुस्सा हो जाते थे। इन दोनों टलीस के बाल थोड़े रेड कलर के थे, इनके गाल भी रेड हो जाते थे जब ये क्रिगियन स्टार्क को देखते थे। नॉर्थ के लोगों का रहन सहन, बात करने का तरीका बिल्कुल सबसे अलग था। ये लंबी लंबी दाढ़ी मूंछें रखते थे और हर समय हमेशा अपने साथ में आर्मर रखते थे। मशरूम हमें बताता है वैसे तो किंग्स लैंडिंग के लोगों ने नॉर्थ के लोगों को पहले ही देख रखा था, लेकिन वो कम संख्या के अंदर थे। जब मैंड्रिक मैंड्रे और टोरेन मैंड्रे वो दोनों भाई नहीं आए थे रेनिरा के टाइम पर,
तो वो अपने साथ में आर्मीज़ को भी लेके आए थे, लेकिन वो छोटी सी आर्मी थी। परंतु अब क्रिगन स्टार्क के कैप्टनशिप में बहुत बड़ी आर्मी थी और ये सेना बहुत ही ज़्यादा वेल डिसिप्लिन्ड और लड़ने लायक थी। इसके बारे में कहा जाता है जो सेप्टन यूस्टेन थे और बाकी सारे सेप्टन्स लोग भी यहाँ तक वो सब डरने लग गए कि विंटरफेल के लोग ये तो पुराने भगवान को मानते जो पेड़ों के ऊपर है, ये हमारे भगवान को नहीं मानते, ना ही हमारे भगवान के कोई फिस्ट विस्ट करते हैं या फिर कोई रेस्पेक्ट हमारे सेप्टा और सेप्टन्स के बारे में दिखाते हैं, तो इससे कहीं हमारे भगवान नाराज़ नहीं हो जाए इनकी वजह से। परंतु जो कुछ भी हो, क्रिगन स्टार्क ने पूरे 2 साल पहले प्रॉमिस किया था जैकरस वैलोरन को, जिसको हिस्ट्री में द पैक्ट ऑफ आइस एंड फायर के नाम से जाना गया। लेकिन क्रिगन स्टार्क जिसके लिए लड़ने के लिए आया वो जैकरस वैलोरन तो मर चुका है और इसकी क्वीन रेनिरा टारगेरियन भी। इसलिए जब ये स्टार्क्स की सेना किंग्स लैंडिंग के बाहर आके खड़ी होती है तब क्रिगन स्टार्क रिवेलेंट्स के लॉर्ड और कोलोस लॉर्ड को कहता है द नॉर्थ रिमेंबर्स, मतलब कि देख लो हम आखिरकार आ ही गए हैं। कोलोस लॉर्ड कहते हैं आपने आने में काफ़ी देर कर दी, ग्रीन्स हार चुके हैं और वो झूठा राजा भी मर चुका है। अब ये जो मीटिंग हो रही थी कोलोस लॉर्ड और क्रिगन स्टार्क की, इसको जिसने भी विटनेस किया वो कहता है कि ये बात सुनते क्रिगन स्टार्क बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। क्रिगन स्टार्क का चेहरा एक गंभीर भाव ले लेता है, कोई बहुत ही ठंडा बर्फीला तूफान। अब क्रिगन स्टार्क लॉर्ड कोलोस को बोलता है क्या मैं पूछ सकता हूँ कि उस किंग को किसने मारा और क्यों मारा है। जब कोलोस लॉर्ड कुछ नहीं कहता है तो क्रिगन स्टार्क वापस बोलता है अब आप तो कुछ कहोगे नहीं, लगता है इसकी छानबीन मुझे ही करनी पड़ेगी। सेप्टन यूस्टन ने तो पहले इमेजिन कर लिया था कि बाद में क्या होने वाला है। क्रिगन स्टार्क सही लक्षणों से नहीं आया था। इस युद्ध को भले ग्रीन्स और ब्लैक्स ने शुरू किया हो, लेकिन क्रिगन स्टार्क सोच के आया था कि मैं इसको ख़त्म करूंगा। वो चाहता था कि ग्रीन्स का जो भी हाउस जिस किसी ने भी एगोन सेकंड की हेल्प की और उसकी तरफ से लड़ा उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए। ये कहता है सबसे पहले मैं स्टॉर्मलैंड जाऊंगा और उसको हराऊंगा, उसके बाद मैं ओल्ड टाउन और रीच की तरफ जाऊंगा, उनको हराने के बाद में मैं वापस कास्टली रॉक की तरफ आऊँगा और इनको भी हरा दूंगा। मतलब कि ये पूरा एक प्लान होता है क्रिगन स्टार्क का कि कैसे मैं ग्रीन्स को डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। ग्रैंड मास्टर ऑरवेल कहते हैं ये एक बहुत बोल्ड प्लान है। मशरूम तो कहता है ये एक पागलपन है, लेकिन मशरूम में वापस बताता है एगोन द ड्रैगन ने भी जब वेस्टरोस को कॉन्कर करने की कोशिश की थी तो वो भी तो एक पागलपन ही था, लेकिन आखिर में जाकर देखो पूरा वेस्टरोस उसके सामने झुक गया। तो कुछ पागलपन जोरदार भी होते और यहाँ पे क्रिगन स्टार्क कुछ ज़्यादा ही जोरदार हो रहा है। लॉर्ड ऑफ ट्राइडेंट कर्मिट टली ये जब प्लान सुनता है तो वो कहता है ये काफ़ी गंभीर प्लान है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम कास्टली रॉक के अंदर जाकर लैनिस्टर्स को हराने की बात कर रहे हो, वो उनका घर है। जिस तरह आप क्रिगन स्टार्क अपने घर के अंदर विंटरफेल में कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, वैसे वो सारे हाउसेस के उनके घर है, आप वहाँ पर जाके उनको नहीं हरा सकते। ब्लडी बैन भी कहता है कि ये कोई समझदारी नहीं होगी, हम ग्रीन्स को इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉय करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो पहले ही हार चुके हैं और अगर आप उनसे लड़ने के लिए जाओगे तो उसके अंदर आपके आधे लोग मारे जाएंगे। लॉर्ड ऑफ विंटरफेल थोड़ा गंभीर होकर कहते हैं हा बॉय, हम तो यहाँ पर आए ही मरने के लिए हैं। अब तुम्हें पिछली कहानी याद हो तो रोड्रिक द रूइन था और उसके जो विंटर वुल्फ्स थे। अभी ये क्रिगन स्टार्क आया और इसकी सारी वो जो विंटरफेल की आर्मी है, ये सब लोग यूँ ही बोलते हैं कि हम डायरेक्ट मरने के लिए आए हैं। इनका असल में रीज़न भी यही होता है, जो इनकी पूरी सेना होती है नॉर्थ वालों की, अब हम वापस अपने घर पे तो किसी हालत में नहीं जाने वाले। और इसका रीज़न भी होता है अभी विंटरफेल और नॉर्थ के अंदर बहुत भारी वाली ठंड पड़ रही है, नेक तक तो पूरा जमा हुआ है, तो वहाँ पर वापस ठंड के अंदर जाने में कोई मतलब तो है नहीं। बड़े घर हो या फिर छोटे घर, कैसल्स हो वगैरह, कोई भी गांव हो, हर नॉर्थ का आदमी बस उन पेड़ों के पास में जाकर यही प्रेयर करता है कि किसी भी तरह ये सर्दियाँ छोटी हो। वैसे तो विंटरफेल में ये एक कस्टम है, पुराना रीति रिवाज चलता आ रहा है। जो भी बूढ़े आदमी होते या फिर जिनके बच्चे नहीं होते या फिर ऐसे लोग जिनका कुछ ज़्यादा काम नहीं होता है, वो जब सर्दी आती है उससे पहले अपना घर छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। अब तुम इस बात को समझे नहीं होंगे, इसका मतलब यूँ है कि मान लो तुम्हारी फैमिली के अंदर 10-15 लोग हैं, तो जब ठंड आती है तब बाहर कोई काम कर नहीं सकते, बाहर कोई वेजिटेबल उगती नहीं है, जो पुरानी होती है जो सारा स्टॉक कर रखा होता है उसी से काम चलाना होता है। तो फालतू जो मरने वाले लोग होते हैं वो पहले ही गिव अप कर देते, जिससे कि हमारे बाकी सारी फैमिली है, जब कम लोग रहेंगे तो वो फूड ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक चलेगा और इस तरह बाकी फैमिली तो सर्वाइव कर पाएगी। अब मुझे नहीं पता वो सारे बुढ़े लोग कहाँ पर जाते हैं। तो फिलहाल जो नॉर्थ की आर्मीज थी वो भी बिल्कुल यही सोच के आई थी। इनके लिए जंग लड़ना तो दूसरी बात थी, पहली बात ये थी कि हम एडवेंचर करेंगे, अच्छी खासी लड़ाइयाँ लड़ेंगे और कम से कम हमारे हाथ के अंदर तलवार होएगी जब हम मारे जाएंगे, उस ठंड से मरने से तो बेहतर है। अब क्रिगन स्टार्क के ऐसे भारी वाले प्लान सुनता है तो कोलोस लॉर्ड बड़ा ही पीसफुल आदमी हो जाता है। जैसे वो पहले एगोन के सामने नहीं हो रहा था, वैसे ही बड़ी शांति की बातें चालू कर देता है। ये बोलता है अब युद्ध खत्म हो चुका है, रेनिरा और एगोन दोनों ही मार चुके हैं, उनके मरने के साथ में ये डिबेट भी हम ख़त्म कर देते और कम से कम वेस्टरोस में एक शांति की पहल करते हैं।
ये वापस क्रिगन स्टार्क से बोलता है, ओल्ड टाउन, कास्टली रॉक, आप जहीं कहीं की भी बात कर रहे हो, वहाँ पर सारे वहाँ के लॉर्ड्स मारे जा चुके हैं। अभी वहाँ पर बच्चे बैठे हुए, वो न तो कोई आर्मी इकट्ठी कर सकते और न ही आपसे लड़ने के लायक है। तो अगर लॉर्ड ऑफ विंटरफेल, अगर आप उनके सामने अच्छी खासी टर्म्स कंडीशन दोगे तो वो आराम से आपके सामने घुटने टेक देंगे। और वॉर तो वैसे अपन ने जीत लिया है, तो अब लड़ने की क्या ज़रूरत। लॉर्ड स्टार्क ऐसी बातों में कुछ नहीं फंसता है, वो सीधा सीधा बोलता है, तुम्हें क्या लगता है वो छोटे बच्चे हमेशा छोटे रहने वाले? क्या वो छोटे बच्चे कभी भी बड़े होकर अपने पिता का बदला नहीं लेंगे? किस तरह उनके पिता को ब्लैक्स ने मारा था, वो हमारे लिए वापस आएंगे और तब उनसे लड़ने के लिए कौन होगा। अब लॉर्ड कोलोस लून बड़े ही प्यार से और धीरे से बोलते, हाँ एगोन भी ऐसे ही बातें कर रहा था, वो भी सबसे बदले लेने की बात कर रहा था, तो अब देखो वो कहाँ पर पहुँच गया। नहीं तो अगर उसने भी शांति की पहल की होती तो आज हमारे साथ में यहीं पे आयरन थ्रोन के ऊपर बैठा होता। क्रिगन स्टार्क थोड़ा गंभीर होकर बोलता है, तो तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे भी मार दोगे जहर देके? अब वैसे तो क्रिगन स्टार्क और कोलोस लून इनकी कोई पास्ट के अंदर लड़ाई या दोस्ती कुछ भी नहीं है, बस ये एक नॉर्मल लोग हैं। पहले क्रिगन स्टार्क थोड़ी सी लॉर्ड कोलोस लून की थोड़ी रेस्पेक्ट भी करता था, क्योंकि ये रेनिरा को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे हर टाइप से, अपनी सारी फ्लीट्स दे रखी थी, अपने सैनिक दे रखे थे। परंतु जब इसी कोलोस लून ने ग्रीन्स की साइड चूज़ कर ली और मास्टर ऑफ शिप बन गया एगोन के टाइम पर, तो ये चीज़ क्रिगन स्टार्क को भी थोड़ी अच्छी नहीं लगी थी। तो फिलहाल क्रिगन स्टार्क बोलता है, मुझे हमेशा से आश्चर्य होता था कि लोग तुम्हें सी स्नेक क्यों बोलते हैं। आज पता चला तुम कभी भी किसी की भी तरफ हो जाते हो, जहाँ पर तुम्हें अपना फ़ायदा दिखता है बस उसी साइड मुड़ जाते हो। वो एगोन सेकंड टारगेरियन भले ही हमारा दुश्मन हो, जिसने हमारी क्वीन को मारा था, वो एक किंग्सलेयर था, ओथ ब्रेकर था, जिसने वेस्टरोस के खिलाफ जाने की कोशिश की, परंतु वो एक राजा था और अंत में जाकर तुमने उसके साथ में क्या किया, उसको कायरतापूर्वक तुमने जहर दे के मार डाला। क्या ये चीज़ तुम्हें शोभा देती है? और तुम्हारे साथ में इस जहर देने वाले काम में कौन कौन मिला हुआ था, इन सब बातों का तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। ऐसा बोलने के बाद में क्रिगन स्टार्क लॉर्ड कोलोस लून के ऊपर एक इंक्वायरी बिठा देता है। ये सारी बात एक स्मॉल काउंसिल के अंदर हो रही होती है और जहाँ पर सब अपनी अपनी चेयर्स के ऊपर बैठा होते हैं। क्रिगन स्टार्क से कमांड मिलने के बाद में विंटरफेल के जो सैनिक इस कमरे से बाहर की साइड में खड़े होते हैं, वो अंदर की साइड में आते हैं और यहाँ पे जो गार्ड्स खड़े होते हैं इनको पकड़ के बाहर ले जाते हैं। इसके बाद में लॉर्ड कोलोस लून को रगड़ के वापस काल कोठरियों के अंदर ले जाके बंद कर देते हैं। मशरूम कहता है कि मुझे भी वापस उस आटे की कोठी के अंदर छिपना पड़ता, लेकिन बहुत अच्छा है कि उस वोल्फ ने, क्रिगन स्टार्क ने मेरे ऊपर ज़्यादा नोटिस नहीं किया, क्योंकि मैं भी ग्रीन्स की साइड में भी था और ब्लैक्स की साइड में भी था, एगोन के टाइम में भी था और रेनिरा के साथ में भी। कोलोस लून को इस तरह जेल में डालने के बाद में क्रिगन स्टार्क का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ। उसने उन तीनों लेड्स, यानी कि वो तीनों राजकुमार नहीं होते रिवरलैंड्स के, उनको भी जोर से डांटा। वह बोला, क्या तुम दूध पीने वाले माँ की गोद में बैठे हुए बच्चे हो क्या? जो तुम्हें किंग्स लैंडिंग के लोगों ने थोड़ी सी अच्छी क्या पुष्प वर्षा कर दी और अच्छे खासे फिस्ट खिला के स्वागत किया, तुम तो इनकी तरफ हो गए। और तुम्हें किसने कहा कि वॉर ख़त्म हो चुका है, लेरेस्टोंग ने या फिर उस कोलरस वेलोरियन ने? क्योंकि वो चाहते थे युद्ध खत्म हो जाए, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। या फिर तुम्हें यूं तो नहीं लगता जो तुम मडी मेस के अंदर जीत गए वॉर, उसकी वजह से ये युद्ध खत्म हो गया है? वो एक छोटी सी जीत थी। छोटे बच्चों, अगर तुमने असल में कभी युद्ध लड़े हो तो जब तक सामने वाला मर नहीं जाता या फिर घुटने नहीं टेक देता, उसकी हार नहीं होती है। और भले ही लॉर्ड बोरस मर गए हो, लेकिन स्टोमेंट, कास्टली रॉक, हाई टावर, ये क्या सब तुम्हारे सामने झुकने को तैयार है? क्या उनसे रेवंस भेज के तुमने पूछा कि वो झुक रहे कि नहीं झुकेंगे? क्या वो एगोन द यंगर को राजा मान रहे हैं, या फिर क्राउन का गोल्ड जितना उन्होंने ले रखा है वो वापस देंगे? या फिर तुम्हें कहीं यूँ तो नहीं लगता है कि वॉर इसलिए ख़त्म हो गया क्योंकि जहरा टारगेरियन और एगोन द यंगर की शादी होने वाली है? लेकिन एक मिनट, जहरा टारगेरियन तो अभी स्टोमेंट के अंदर है, वहाँ से उसको यहाँ पर कौन लाने वाला? और तुम्हें लगता है लॉर्ड बेराथन की बीवी चुपचाप वो उसको दे देगी तुम्हें? वो और बाकी सारे ग्रेन्स उसी लड़की को एगोन का हेयर बनाएंगे और उसको आयरन थ्रोन पर बिठाने की कोशिश करेंगे। लॉर्ड कर्मिट टली बोलते हैं, स्टोमेंट के अंदर अब इतनी पावर ही नहीं बची है कि वो हमसे लड़ पाए। मडी मेस के अंदर हमने उनकी बहुत ज़्यादा बुरी वाली हालतें कर दी थी, तो जहरा को तो उनको देना ही पड़ेगा, और बाकी ग्रीन्स के पास में अब इतनी पावर ही नहीं है जो हमसे लड़ सके। लॉर्ड क्रिगन गुस्से में बोलता है, क्या तुम भूल गए एसोस के अंदर भी एगोन सेकंड ने बहुत सारे दूध भेजे थे? और क्या हो कल सुबह अगर 10,000 गोल्डन कंपनी के सैनिक आके खड़े हो जाए और किंग्स लैंडिंग को ब्लैक से छीन ले गए, तब कौन लड़ने के लिए आएगा? क्या युद्ध खत्म हो गया है? तुम्हें सच में लगता है युद्ध खत्म है? क्वीन रेनिरा ने जब किंग्स लैंडिंग जीता था तब उनको भी लगा था युद्ध खत्म हो चुका है, लेकिन वो नहीं हुआ था। एगोन सेकंड ने अपनी बहन रेनिरा को अपनी ड्रैगन को खिला दिया, लेकिन तब भी युद्ध खत्म नहीं हुआ। और अब तो देखो, भले वो दोनों मर चुके हो, लेकिन युद्ध खत्म नहीं हुआ है। वो तीनों लेड्स, यानी कि राजकुमार ट्राइडेंट के,
उन तीनों ने अपने आप को और क्रिगन स्टार को बिल्कुल अलग पाया। वो हमारे टाइप का नहीं है, वो हमको मैच नहीं कर पा रहा है। लेकिन फिर भी आखिरकार यही हुआ, क्रिगन स्टार की बात उनको माननी पड़ी। और अब इनका प्लान था कि कुछ दिनों के बाद में ये स्टोरमैन के ऊपर अटैक करेंगे और उसको जीतेंगे। हिस्ट्री का एक अकाउंट कहता है कि ये तीनों राजकुमार इसलिए क्रिगन स्टार के साथ में थे क्योंकि ये भी लड़ना चाहते थे। पिछली जो जीत हुई थी और अभी तो इनके अंदर गरम गरम खून है, नया नौजवान खून है, इसलिए ये और ज़्यादा लड़ना चाहते थे और अपना नाम कीर्ति कमाना चाहते थे। जबकि अगर मशरूम से पूछो तो मशरूम कहता है कि क्रिगन स्टार से ये तीनों राजकुमार डरते थे बिल्कुल, और वो जो कह रहा था बस माने जा रहे थे। परंतु जो कुछ भी हो, रिजल्ट वही था जो क्रिगन स्टार चाह रहा था। पूरी सिटी 100% इसके कंट्रोल में थी। हिस्ट्री का एक अकाउंट लिखता है, नॉर्थ की जब सेना किंग्स लैंडिंग के यहाँ पर आई थी तब इनको किसी से लड़ना नहीं पड़ा। इन्होंने रिवरलैंड्स के लोग या फिर गटर नाइट्स हो या फिर ग्रीन्स के लोग हो, स्टॉर्मलैंड्स के लोग हो, हाउस लैंड के लोग हो, सबसे आराम से उस सिटी को ले लिया। ना ही इनको एक भी तलवार निकालनी पड़ी और ना ही कोई एरो मारना पड़ा। बड़ी ही आसानी से पूरी सिटी का कंट्रोल अब नॉर्थ के लोगों के पास में था। अब आगे के भी कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा और सारी की सारी सत्ता, सारी पावर क्रिगन स्टार के हाथ में थी। इन्स, होटल्स, दारू की दुकानें, बाकी सारी जगहों पर भी जो नॉर्मल जनता होते हैं किंग्स लैंडिंग के, वो सारे अब बहस करने लग गए, आपस में डिस्कस करने लग गए कि ये क्रिगन स्टार क्या करना चाह रहा है। कुछ लोग आपस में बहस कर रहे थे, कोलोसुलन, परकिंग द फ्ला, लेरेस्टोंग, इन सबको मार दिया जाएगा, परंतु किस वे से मारा जाएगा। कोई तो कह रहा था कि एगोन द यंगर को क्रिगन स्टार अपने साथ में वापस विंटरफेल ले जाएगा और वहाँ पे अपनी बेटी के साथ में शादी करवाएगा। लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है क्योंकि इस टाइम पर क्रिगन स्टार की कोई बेटी थी ही नहीं। तो बाकी कुछ कहते थे कि कुछ दिनों के बाद में ये एगोन को मार के खुद आयरन थ्रोन ले लेगा। जो कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही रिलीजियस थे वो सोचते थे कि ये धीरे धीरे करके फेथ ऑफ 7 को ही ख़त्म कर देगा और हमारे यहाँ पे ओल्ड गॉड को इंट्रोड्यूस कर देगा, हमसे ज़बरदस्ती उनकी पूजा करवाएगा। और जो सेप्टा और सेप्टन्स ओल्ड गॉड की पूजा करने के लिए मना करेंगे उनको ये एक पिंजरे के अंदर डालेगा जहाँ पर कि एक पहले से एक बहुत बड़ा सा भेड़िया होगा और वो भेड़िया उनको खा लेगा। और ये सारा नज़ारा क्रिगन स्टार की बीवी जो कि एक वाइल्डलिंग है वो देखेगी। तो इस टाइप की फालतू अफवाहें किंग्स लैंडिंग के अंदर चल रही थी। इधर सिटी के अंदर वापस से थोड़ी अव्यवस्था भी होनी शुरू हुई थी। एक नया शीपर्ड आ गया था, लेकिन इस बार इसके दोनों हाथ थे, पिछले वाले के एक हाथ नहीं था। ये शीपर्ड कह रहा था कि ये नॉर्थ के लोगों के कुछ भगवान होते नहीं है, ये हमारे खिलाफ है और इससे हमारे फेथ ऑफ 7 नाराज़ हो जाएंगे। इसको सुनने के लिए भी बहुत सारी भीड़ आती है, लेकिन ऐसा कुछ फालतू वाला कुछ कांड होता नहीं है। सिटी के अंदर बिल्कुल 100% शांति नहीं चल रही थी। एक ब्रोथल था स्ट्रीट ऑफ सिल्क के वहाँ पर, तो वहाँ पर कुछ नॉर्थ के सिपाही होते हैं और कुछ टलीस के सिपाही भी होते हैं। तो एक नॉर्थ का एक टलीस का आपस में लड़ जाते हैं। ये लड़ाई कुछ ज़्यादा ही हो जाती है और उसके बाद में तो तलवारें निकल जाती है और थोड़ा खून खराबा भी हो जाता है। फ्लिया बॉटम के अंदर वापस दंगे जैसी स्थिति हो गई थी। लॉर्ड क्रिगन स्टार का एक बैनरमैन था जिसका नाम था लॉर्ड हॉर्नवुड। अगर मशरूम की माने तो वो फ्लिया बॉटम के अंदर गया था कुछ एक लोगों को लेकर, अपने साथ में 2-3 लोग थे, लेकिन वो वहाँ पर गया, वापस कभी मुड़ के आ ही नहीं पाया। शायद उसको लोगों ने मार दिया था या फिर पता नहीं वो कहाँ पे चला गया। थोड़े दिनों के बाद में किंग्स लैंडिंग न्यूज़ आती है। जो हाउस एरन के सिपाही नहीं थे, आधे मैदनपुल के वहाँ पर रुके थे तो आधे डुस्केंडल के वहाँ पर। एक सेना थी लॉर्ड लेवन कोब्रे के पास में, दूसरी थी कोलवेन कोब्रे, ऐसे कुछ नाम वालों के पास में। तो डुस्केंडल तो इनके पास में आ ही गए थे। बाकी जो आसपास के छोटे मोटे हाउसेस नहीं थे, केल्थिगार, रोपसे वगैरह, ये सारे हाउसेस, अभी मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बाकी छोटे मोटे बहुत सारे क्राउनलैंड्स के हाउसेस होते हैं। इन सब को लेकर वो जो सेना है मैदनपुल वाली और डुस्केंडल वाली, वो दोनों एग्जैक्ट टाइम पर, सेम टाइम पर किंग्स लैंडिंग की तरफ रवाना हो गई है और दोनों एक टाइम पर ही यहाँ पे आएगी। तो ऐसे कोई लॉर्ड वाली बात तो है नहीं, क्योंकि वो भी ब्लैक्स की सेना ही है और क्रिगन स्टार्क और ये सारे भी ब्लैक्स के ही है। परंतु कुल मिला के बहुत सारे लॉर्ड्स और सेना आने वाली है किंग्स लैंडिंग के अंदर। इधर ड्रैगन स्टोन से एक रेवन आता है किंग्स लैंडिंग, जिसके अंदर लिखा होता है कि हमारे लॉर्ड कोलोसुलन को छोड़ दो, ऐसा एलन बोल रहा होता है और ये सच्ची बात होती है। एक और बात चल रही होती है कि एलन वोलरन कहता है लॉर्ड कोलोसुलन को अगर आपने छोड़ा नहीं तो मैं अपने सारे शिप्स को लेकर किंग्स लैंडिंग के ऊपर अटैक कर दूंगा। अब ये अफवाह आधी सच है और आधी झूठ है। कुछ अफवाह और भी आने लग गई, जैसे कि लेनिस्टर्स और हाईटावर्स अपनी अपनी सेना को इकट्ठा करके किंग्स लैंडिंग की तरफ आ रहे हैं लड़ने के लिए। और अगर तुम्हें याद हो तो एसोस के अंदर जो दूत नहीं कहते, उनमें से एक दूत था वाटर, मार्स्टोन वाटर। उसने लगभग 10,000 सैनिकों की एक गोल्डन कंपनी खरीद ली है और जल्द यहाँ पे अटैक करने के लिए आ ही रहा है। परंतु ये बात बिल्कुल फर्जी है। मैडन ऑफ वेल अपनी कुछ बची कुची आर्मी को लेकर और साथ में रेया टारगेरियन को लेकर किंग्स लैंडिंग की तरफ आ रही है। रेया के साथ में अपना छोटा सा ड्रैगन भी है
और ये बात सच है। अब जैसे जैसे नई नई आर्मियाँ किंग्स लैंडिंग की तरफ आने लगी तो क्रेगन स्टार्क भी थोड़ी अपनी तलवारों को शार्प करने लगा। ये रेड कीप के अंदर बैठ के बाकी सारे लोगों के साथ में मिलकर ये प्लान्स बनाता था कि किस तरह हम ग्रीन्स को हटा सकते हैं। ये रेड कीप के अंदर बैठ के बाकी सारे लोगों के साथ में बैठकर यही सारे वॉर प्लान्स बनाता था कि हम बचे हुए ग्रीन्स को किस तरह पूरी तरीके से झुका सकते हैं। परंतु एक अजीब बात थी, रेड कीप के अंदर एगोन द यंगर नहीं था उस टाइम पर, और ना ही वो इसके वॉर प्लान्स के अंदर शामिल होता था। एगोन द यंगर को क्रेगन स्टार्क ने मेगोर होलफोस्ट के अंदर बंद कर रखा था, सच में बंद कर रखा था, मतलब उसको बाहर ही नहीं आने देता था। जब एगोन ने पूछा कि बाहर तो आने दो, अब तो मैं राजा बनने वाला हूँ, तो फिर क्रेगन स्टार्क ने बोला कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी सेफ्टी। यहाँ पर जितने भी बाहर सारे लोग हैं वो ओथ ब्रेकर्स है या फिर जिन्होंने किसी को पॉइजन दे रखा है, किसी न किसी के सामने झूठ बोल रखा है, सारे झूठे लोग हैं और मुझे आपको उन सब से प्रोटेक्ट करना होगा, इसलिए अंदर की साइड में रहो। नहीं तो जिस तरह आपके अंकल एगोन सेकंड को मार डाला उसी तरह आपको भी मार देंगे। एगोन द यंगर कहता है फिर भी लैरा स्ट्रॉन्ग, कोलोस विलन, परकिंग द फ्ला, ये सारे तो हमारे साथ में थे, ये सारे तो अलाइज है, इनको आपने जेल के अंदर क्यों डाल रखा है? तो क्रेगन स्टार्क बताता है ये सब कोई अलाइज नहीं थे, ये सब बस समय के साथ में अपनी साइड चेंज कर लेते हैं, जब इनको आपकी ज़रूरत पड़ी तो आपकी तरफ आ गए। इसका मतलब ये नहीं कि ये गद्दार नहीं है, ये सारे भी गद्दार है। और इन लोगों का तो बिल्कुल भरोसा मत करना, कम से कम दुश्मनों को कर लो लेकिन इन लोगों का मत करना। कभी इनको सही मौका मिला तो ये तो आप ही को मार के आयरन थ्रोन के ऊपर बैठ जाएंगे। अब अगर किंग्स लैंडिंग की सिटी के अंदर बैठ के अगर आप डांस ऑफ ड्रैगन के बारे में सोचो तो ऐसा लगता है कि उसको काफ़ी टाइम हो चुका है, सदियाँ बीत चुकी है। परंतु आजकल जो वापस वॉर का माहौल बन रहा है उसको देखकर यूँ लगता है कि अभी भी वो डार्क और डेंजरस कंडीशंस जो डांस ऑफ ड्रैगन ने शुरू की थी वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली। मशरूम इस बारे में कहता है डांस ऑफ ड्रैगन ख़त्म होने के बाद में भी लॉर्ड क्रेगन स्टार्क को शायद इच्छा थी कि 2 साल और ज़्यादा युद्ध चले, शायद इनका युद्ध लड़ना बाकी रह गया था, तो पहले तो आए नहीं और अब वापस युद्ध की कंडीशंस क्रिएट कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि क्रेगन स्टार्क बिल्कुल गलत ही कह रहा है, क्या पता कल को वो आर्मीज आ जाए ग्रीन्स की और ब्लैक्स को हराने लग जाए तो। मशरूम कहता है बहुत अच्छा हुआ उन औरतों ने आकर इस युद्ध को रोक दिया, नहीं तो ये युद्ध वापस शुरू हो जाता। वो औरतें थी ब्लैक एले, मैडन ऑफ वेल, 3 विडोज, ड्रैगन ट्विंस, जिन्होंने एक भी तलवार नहीं निकलने दी और एक भी खून का कतरा नीचे नहीं गिरने दिया, परंतु किसेस, वर्ड्स और रेवेंस के थ्रू इस युद्ध को शांत कर दिया। अब तुम्हें याद हो तो एगोन सेकंड के मरने के बाद में रेवलैंड्स की सेना और जो कोलोस विलन होता है वो 15 दिनों तक मस्त पीसफुली रहते हैं, और उसके बाद में नॉर्थ के क्रेगन स्टार्क आते हैं और इनकी सेना आती है। तो वो जो 15 दिनों का टाइम था ना वो बड़ा पीसफुल था। उन्हीं 15 दिनों के टाइम के अंदर लॉर्ड कोलोस विलन ने बहुत ही छोटे छोटे से पौधे बोए थे जिनसे अब स्वादिष्ट और मीठे फल आ गए थे। डिफरेंट जगहों से वापस रेवेंस आने लग गए थे और जिसके अंदर पीस की बातें कर रखी थी। सबसे पहले जो रेवन आया था वो कास्टली रोक से आया था जो कि लेडी जोना ने भेजा था। अब जो जेसन लैनिस्टर नहीं था जो लड़ने के लिए गया था और फिश फीड के उधर मारा गया था, उसके पूरी 5 बेटियां थी और एक छोटा सा बेटा भी था। तो फिलहाल वो छोटा सा बेटा कुछ ज़्यादा ही छोटा होता है। तो जेसन की जो विधवा पत्नी होती है लेडी जोना, वही सारा राजकाज चला रही होती है। और अगर तुम्हें याद हो तो अपन ने पास्ट के अंदर इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा भी है। तो अगर तुम्हें याद हो तो लॉर्ड ग्रेजॉय ने, रेड क्रेकन ने बहुत ज़्यादा तबाही मचा रखी है फेयर आइल्स के वहाँ पर और बाकी सारे वेस्टरलैंड्स के अंदर। लेडी जोना के जो पिता होते वो होते हाउस वेस्टरलिंग के, जिनकी जगह होती है क्रेग। तो फिलहाल लॉर्ड ग्रेजॉय की सारी सेना वहाँ पर क्रेग के वहाँ पर होती है और इनसे लड़ रही होती है। इसके अलावा इनका जो फेयर आइल्स होता है वो भी वो ले लेता है। तो लेडी जोना सबसे फर्स्ट टाइम यही रखती है कि जो मेरे पिता की ज़मीनें हैं और उनका जो फेयर आइल्स है वो वापस हमको दिलवा दो। मैं अपने 5 बेटियों में से 2 बेटियों को किंग्स लैंडिंग के अंदर भी भेज दूंगी जो वहीं पे रहेंगे और एक हॉस्टेज की तरह रहेंगे हमारी लॉयल्टी इंश्योर करने के लिए। लेडी जोना लिखती है अगर टायलन लैनिस्टर को आपने छोड़ दिया तो हमारे यहाँ पे जितना भी क्राउन का गोल्ड है 1/4 वो सारा मैं आपको वापस दे दूंगी। लेडी जोना लिखती है मेरी बस केवल एक ही रिक्वेस्ट है, लॉर्ड ग्रेजॉय को बोलो कि वापस ही अपने घर पे चले जाए और हमारी जितनी भी ज़मीनें छीन रखी है वो वापस दे देवे, जितने भी लोग इन्होंने ले रखे वो वापस हमें चाहिए। इसके अलावा लॉर्ड ग्रेजॉय और इनके सैनिकों ने जो सारी औरतें हमारे यहाँ से चुरा के ले गए वो भी वापस हमको मिलनी चाहिए। कम से कम जो अच्छे राजकुल वाली है उनको तो दिलवाई दो, छोटी मोटी नहीं दिलवाओ तो भी। टोटल मिलाकर लॉर्ड ग्रेजॉय, रेड क्रेकन, डेल्टन ग्रेजॉय, वो होता है ब्लैक्स और रेनिरा की तरफ,
इसीलिए लेडी जोना चाह रही होती है, मैं सारी आपकी टर्म्स कंडीशन एक्सेप्ट कर रही हूँ, बस इसको यहाँ से भगाओ। तो ग्रेन्स का एक कैसल कास्टली रोक तो इस तरह सीधा सीधा गिव अप कर देता है सबसे फर्स्ट। इधर जो बैटल ऑफ किंग्स रोड हुई थी उसके अंदर ऐसा नहीं था कि सारे के सारे लोग मर गए। लॉर्ड बोरस बराथियन के बहुत सारे सैनिक होते, वो भाग के वापस अपने घर की तरफ निकल जाते, स्टोमैंड की तरफ। जंगलों से होते हुए वो जैसे तैसे अपने घर की तरफ पहुँचते हैं। वहाँ पर लॉर्ड बोरस की बीवी होती है जो अभी भी विधवा हो गई है, जिसका नाम है एलेंडा, ऐसा कुछ नाम है। तो वो लेडी देखती है कि फ़िलहाल ये जो हमारे सैनिक है वो तो हार के आ गए और नए इनको और ज़्यादा लड़ने की इच्छा है। ये सारे बहुत ज़्यादा घायल है, तो अगर क्रीगन स्टार्क और बाकी सारी सेना आ गई तो हम लड़ तो नहीं पाएंगे। तो लॉर्ड बराथियन की विधवा बीवी लेडी एलेंडा भी ऐसे सोच लेती है कि हमारे सैनिक भी अब लड़ने के लायक तो है नहीं, और उसका अभी एक छोटा सा बच्चा होता है जो केवल इसका एक लड़का होता है, तो ये इसको मरवाना भी नहीं चाहती होती है। तो ये तो गिव अप करने को तैयार हो जाती है। इसके सबसे बड़ी वाली बेटी जिसका नाम होता है लेडी कैसेंड्रा, अगर तुम्हें याद हो तो लेडी कैसेंड्रा और एगोन सेकंड की शादी फिक्स होने वाली थी। तो लेडी कैसेंड्रा जब सुनती है कि इसका पति मर गया है, फ्यूचर पति, तो ये रोने लग जाती है क्योंकि इसको रानी बनने का कुछ ज़्यादा ही शौक होता है वेस्ट्रोस की, सांसा की तरह। लेडी एलेंडा सारी जितनी भी वो सारी टर्म्स देता है लॉर्ड कोलोसलून, वो सारी एक्सेप्ट करने को तैयार हो जाती है। फिलहाल तो इसको अभी एक बेटा का जन्म हुआ है, तो लेबर पेन की वजह से ये वहाँ पर जा नहीं सकती है, जहाँ पर कि एगोन का भी थोड़े दिनों के बाद में फुल जोरों शोरों से राज्याभिषेक होगा, एगोन द यंगर का वहाँ पर। तो ये बोलती है कि मेरी 3 बेटियाँ वहाँ पर आएगी और वहाँ पर ही रहेगी होस्टेजेस के रूप में। इसके अलावा मैं अपना एक बहुत ही प्रीशियस थिंग वापस भेज रही हूँ, और वो है वेलिस फेल, जो कि एक किंग्स गार्ड नहीं था, उसके साथ मैं लेडी जहरा को वापस भेज रही हूँ।